क्लास 10th में आपके जो विज्ञान की बुक है उस विज्ञान की बुक में आपके दूसरे पार्ट में मानव तंत्र दे रखे हैं। बहुत सारे मानव तंत्र हैं। उन मानव तंत्रों में आज अपन जो अपनी पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं वह है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त एवं परिसंचरण तंत्र में हम मुख्यतः 3 बातें पढ़ेंगे। कितनी बातें? 3 बातें। वो 3 बातें कौन कौन सी होगी? पहली होगी आपके रक्त। रक्त क्या होता है, रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त के क्या कार्य होते हैं और रक्त में कौन कौन से भाग होते हैं। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएँ। क्या पढ़ेंगे? रक्त वाहिकाएँ। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करती है? रक्त वाहिकाएँ। और जो तीसरा भाग होगा अपने वह होगा हृदय। कौन सा होगा? हृदय। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र को पूरा पढ़ने के लिए हमको रक्त वाहिकाएँ एवं हृदय इन तीनों को पढ़ना होगा। सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वह पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? रक्त, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। आप सभी सामान्यतः इस ब्लड से परिचित हैं कि ब्लड होता क्या है। यदि अपन विज्ञान की भाषा में पूछे कि रक्त किसे कहते हैं तो रक्त का सीधा अपन परिभाषा देंगे, वह देंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक किसे कहते हैं वह आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यहाँ पर पढ़ेंगे रक्त की परिभाषा, वह क्या हो जाएगी? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, तरल लिक्विड पार्ट, और वो क्या हो जाएगा? रक्त। उसके बाद में रक्त तरल संयोजी उत्तक है, साथ में और क्या हो जाएगा? रक्त की प्रकृति, रक्त कैसा होता है? रक्त जो होता है वह एक क्षारीय तरल है। कैसा है? रक्त एक क्षारीय तरल है। अब क्षारीय तरल का मतलब क्या हो जाएगा? आपने अम्ल व क्षार पढ़ा होगा। जो स्वाद में खट्टे होते हुए अम्ल कहलाते हैं और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। तो रक्त क्या है? एक क्षारीय तरल। और क्षारीय कैसा? वह हल्का क्षारीय। कैसा क्षारीय? हल्का। मतलब आपने एक पीएच स्केल पढ़ी होगी, 0 से लगा करके 14 तक होती है, जिसमें यदि 0 से 7 तक किसी का पीएच मान होता है, 7 से कम वह हो जाएगा अम्ल, 7 पर उदासीन, और 7 से ज़्यादा होगा वह 7 से ज़्यादा होने पर क्षार हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7 से ज़्यादा होने पर वह क्षार हो जाएगा। 7 से जितना अपन आगे बढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, जितना आगे बढ़ते जाएंगे रक्त का पीएच कितना हो जाएगा? 7.4, मतलब हल्का क्षारीय है। यदि ज़्यादा होता 8, 9, 10 तो अपन कहते प्रबल क्षारीय है। रक्त कैसा? एक हल्का क्षारीय पदार्थ है। अब रक्त अपने शरीर में दौड़ता रहता है, लेकिन रक्त काम क्या करता है? जब आपने पढ़ा होगा अपन जो भोजन करते हैं पाचन तंत्र के द्वारा उस भोजन का पाचन कर लिया जाता है और विभिन्न पोषक तत्व है ना, जो मेन आपके शरीर को ऊर्जा देने वाले तत्व है, पोषक तत्व, वो किस में मिलते हैं? रक्त में मिलते हैं। और रक्त अपने शरीर में परिसंचरण करता है, घूमता है, और सभी पोषक तत्व रक्त के द्वारा ही अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। रक्त में ऑक्सीजन भी मिलती है। हम श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह रक्त के द्वारा ही, रक्त के माध्यम से ही पूरे शरीर में परिवहन की जाती है। इसी प्रकार से जो अपन श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस छोड़ते हैं वह भी रक्त के माध्यम से ही विभिन्न कोशिकाओं से रक्त लेकर के परिवहन करता है। तो रक्त पहली परिभाषा तरल संयोजी उत्तक हो गया, और उसकी प्रकृति कैसी है? हल्की क्षारीय। आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला पॉइंट आता है, वह आता है रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त का निर्माण भी 2 तरीके से होगा। एक तो हो जाएगा भ्रूण अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था में। और एक इसी में आता है नवजात शिशु में। भ्रूणावस्था व नवजात शिशु में एक होता है वयस्क में। 2 तरीके से, या तो भ्रूण है, गर्भ में बच्चा है वह, या फिर अभी जन्म लेने वाला नवजात शिशु।
इनमें जो है वह रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, वह होता है प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में। इसी प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहेंगे अपन। और दूसरा होता है वयस्क। वयस्क में अपने खून का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, वह होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्यतः मानव में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वह वयस्क का पूछ रहा है, तो वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ पर हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने शरीर में रक्त होता कितना है, तो कहेंगे कि सामान्य जो व्यक्ति होता है उस सामान्य व्यक्ति में रक्त की जो मात्रा है वह 5 लीटर होती है, लगभग 5 लीटर। यदि हट्टा कट्टा है तो 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, और यदि वह पतला दुबला पतला है तो 5 से कम भी हो सकती है। लेकिन एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी मानी जाती है, 5 लीटर। कितनी मानी जाती है, 5 लीटर। तरल पदार्थों को लीटर में नापते हैं, है ना, जबकि लंबाई दूरी उनको मीटर में नापते हैं। तो ये हो जाएगा व्यक्ति में रक्त कितना होता है, 5 लीटर होता है। उसके बाद में रक्त के भाग कितने होते हैं, रक्त के भाग कितने होते हैं ना। रक्त किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो मुख्यतः रक्त को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। जो पहला भाग होता है वह कहलाता है आपके प्लाज्मा। क्या कहलाएगा, पहला भाग प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग होता है वह ठोस भाग होता है, जो कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो प्लाज्मा है वह तरल भाग हो जाएगा। कैसा भाग, तरल भाग, लिक्विड पार्ट। और दूसरा रक्त का भाग है वह कौन सा हो जाएगा, ठोस भाग हो जाएगा। पूरे शरीर में रक्त का जो 55% भाग है, पूरे शरीर में रक्त का 55% हिस्सा है वह रक्त का कौन सा होता है, प्लाज्मा। तो पीछे कितना बचेगा, 45% भाग, वह कौन सा भाग हो जाएगा, ठोस भाग। अब प्लाज्मा आपके तरल पदार्थ है, और आपने सुना होगा कि अपने रक्त में सर्वाधिक मात्रा पानी की होती है, लिक्विड होता है ना, तरल पदार्थ होता है। तो इसमें भी प्लाज्मा में भी 92%, 92% तक क्या होता है, आपके जल होता है। क्या होता है, जल। उसके बाद में ठोस भाग। ठोस भाग आगे वापस 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। रक्त के अंदर प्लाज्मा और ठोस भाग, और ठोस भाग भी आगे जाके कितने विभागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जिसे प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु किसके, रक्त के ही, रक्त के भी किसके, ठोस भाग के 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। बिंबाणु को प्लेटलेट्स भी कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉप्सल्स, रेड ब्लड कॉप्सल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉप्सल्स, जिसको अपन क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा भाग है बिंबाणु, जो कि क्या कहलाता है, प्लेटलेट्स। ये रक्त के अपने डिवाइडेशन पड़ा, इसमें भी आरबीसी को अलग पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को अलग पढ़ेंगे, और तीसरा भाग हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, आपके बिंबाणु, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसके अंदर इसकी क्या क्या प्रकृति होती है। तो आरबीसी, इसका पूरा नाम तो आपको पढ़ा दिया कि लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉप्सल्स क्या कहलाती है, आरबीसी। आपके जो कुल कोशिका, यह होता है कोशिकीय भाग। कौन सा भाग होता है, कोशिकीय भाग, जो कि ठोस होता है, और ये तरल भाग है। तो आपके जो कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग क्या होता है, आरबीसी। क्या होता है, रक्त की कुल कोशिकाओं का, रक्त की कुल कोशिका, जो 45% आपके पास में कोशिकाएं हैं, उस 45% कुल कोशिकाओं का 99% भाग कौन होता है, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं। क्या हो जाएगी, 99% भाग हो जाएगा किसका, कोशिकीय जो ठोस भाग है उसका 99% क्या हो जाएगा, आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन।
सबसे ज़्यादा अपने शरीर में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही अपने रक्त का जो रंग है वह कैसा होता है? लाल रक्त। कैसा होता है? लाल रक्त। अपने खून का जो कलर है वह लाल है, किसके कारण? आरबीसी, और आरबीसी में भी क्या? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन करता क्या है? अपने शरीर में आरबीसी कोशिकाएं हो जाएगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसके अंदर ऑक्सीजन परिवहन करती है और सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, इस कारण रंग जो अपने रक्त का है वह कैसा हो जाएगा? लाल रक्त। उसके बाद में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता। इसको अपन कहेंगे केंद्रक विहीन। क्या कहेंगे? केंद्रक विहीन। आपने कोशिका में पढ़ा होगा केंद्रक होता है। आरबीसी जो कोशिकाएं होगी उसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। और आरबीसी का औसत जीवन काल, औसत जीवन काल अपने शरीर में आरबीसी लाखों की संख्या में होती है, और इन आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? कितने समय तक यह जीवित रहती है? तो वह आती है मात्र 120 दिन तक। कितने दिन तक? मात्र 120 दिन के बाद वह मर जाती है। अपने शरीर में नित्य नई आरबीसी अपना शरीर बनाता रहता है। तो एक बार वापस रिवाइज करेंगे। आरबीसी कुल कोशिकाएं जो होती है उसका 99% भाग होती है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो है उसके कारण रंग कैसा होता है अपने खून का? लाल। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और इसका औसत जीवन काल वह कितना हो जाएगा? 120 दिन। आरबीसी के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। आरबीसी के बाद में जो दूसरा पार्ट है वह है डब्ल्यूबीसी। कौन सा पार्ट? डब्ल्यूबीसी। श्वेत रुधिर कोशिकाएं, है ना, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि डब्ल्यू वाइट, वाइट मतलब रंग नहीं होगा। डब्ल्यूबीसी जो होती है वह रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन। इनका कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। अब कोई रंग नहीं होता है, इसी कारण इसका एक दूसरा नाम है। दूसरा नाम है वह है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब कुछ नहीं, और साइट रंग हो जाएगा। जिसका कोई रंग ना हो वही रंगहीन है, और रंगहीन क्या है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को एक और नाम कहते हैं ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी अपने शरीर में क्या काम करती है? डब्ल्यूबीसी अपने शरीर को प्रतिरक्षा देती है। क्या देती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब ये प्रतिरक्षा क्या होता है? अपने शरीर को रोगों से लड़ने के लिए जो ताकत देती है, जो शक्ति देती है, वह कौन होती है अपने शरीर में? डब्ल्यूबीसी। अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं है, इसी कारण इसका रंग नहीं है, और इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब अपन डब्ल्यूबीसी को भी आगे वापस विभिन्न भागों में बांटेंगे। डब्ल्यूबीसी के भी मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होता है वह कहलाता है कणिकाणु। क्या कहेगा? कणिकाणु। जो कणिका से बने हुए अणु होंगे वह डब्ल्यूबीसी का कणिकाणु भाग कहलाएगा, और दूसरा हो जाएगा अकणिकाणु। क्या हो जाएगा? अकणिकाणु, जो कणिका रूपी भाग नहीं होगा। अब कणिकाणु को भी अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। यह आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है ना। कणिकाणु को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला कहलाता है न्यूट्रोफिल, दूसरा भाग कहलाता है वह इयोसिनोफिल, और तीसरा भाग होता है बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी के 2 भाग, कणिकाणु और अकणिकाणु। वापस कणिकाणु भाग को 3 भागों में, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, और तीसरा हो जाएगा जिसको अपन कहेंगे बेसोफिल। अब यह हो जाएगा आपके डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में आप कहोगे कि सर अकणिकाणु भाग है, उस अकणिकाणु भाग के भी तो विभाजन होते होंगे। तो अकणिकाणु भाग के विभाजन भी होते हैं, जो कि होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, और दूसरा भाग है वह है मोनोसाइट। आपको केवल यह सारणी याद रखनी है कि इनके कौन कौन से भाग होते हैं। मुख्यतः यह इसका काम जो होता है वह प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है, एवं जो अपने शरीर में
ये कोशिकाओं की जो मृत्यु होती है, नहीं तो नई कोशिकाएं बनती है तो पुरानी कोशिकाएं मरती भी होंगी, उनको सफाई करने का काम भी कौन करता है? WBC। अपने शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम WBC। और WBC का रंग कैसा होता है? नहीं होता है, इस कारण इसे रंगहीन या ल्यूकोसाइट कहते हैं। तीसरा भाग आ जाएगा, वह आएगा बिंबाणु, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? बिंबाणु। और बिंबाणु को अपन क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। जिस प्रकार WBC को अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट, उसी प्रकार बिंबाणु का एक अलग नाम है, वह है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट नाम से कौन सी कोशिकाएं? बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। इनकी संख्या अपने शरीर में जो है वह लाखों की संख्या में होती है, लेकिन एक आंकड़ा आपको याद रखना है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। अब जिस प्रकार से RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, उसी प्रकार बिंबाणु है, उनका जीवन काल जो होता है, औसत जीवन काल, वह कितना हो जाएगा? 10 दिन। मात्र 10 दिन तक जीवित रहती है, फिर अपने शरीर में नई नई ये बनती जाती है। WBC का काम होता है प्रतिरक्षा प्रदान करवाना, और जबकि बिंबाणु का जो कार्य होगा वह हो जाएगा आपके रक्त का थक्का जमाने में मदद। रक्त का थक्का जमाने में मदद। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है सर? जब आपके चोट लगती है और रक्त बहने लगता है, थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर जहाँ से चोट लगी है वहाँ पर एक थक्का जम जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है, तो वह किसके कारण हो जाएगा? बिंबाणु के कारण। बिंबाणु का जीवन काल 10 दिन, जबकि इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। RBC भी केंद्रक विहीन होती है, और जो बिंबाणु है वह भी क्या होती है? केंद्रक विहीन। मतलब RBC की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यह भी हो जाएगी केंद्रक विहीन कोशिका। यह रक्त के अंदर 3 भाग पड़े। अब अपन पढ़ेंगे रक्त के कार्य, कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, अपने शरीर में खून क्या क्या काम करता है। रक्त के कार्य, एक कार्य मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम जो रक्त का होता है वह ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? वातावरण और अपने शरीर के मध्य विनिमय करता है। पहला काम क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है अपने शरीर में। दूसरा जो है वह होता है अपन पाचन तंत्र के द्वारा जो पाचन करके विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं, उन पोषक तत्वों का पूरे शरीर में पहुंचाने का काम वह भी कौन करता है? रक्त के द्वारा ही होता है। तो क्या लिखेंगे? पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? रक्त करता है। तीसरा भाग है वह शरीर का ताप नियंत्रण। 36 डिग्री सेल्सियस अपने शरीर का एक निश्चित ताप होता है, उस ताप को बनाए रखने में आपकी मदद कौन करता है? रक्त करता है। चौथा काम क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षण के कार्यों में आपकी हेल्प करता है। प्रतिरक्षण मतलब जो WBC आपकी प्रतिरक्षा करती है, उसमें भी ये विभिन्न आपकी सहायता करवाता है। तो ये है मुख्यतः रक्त के कार्य। अगले वीडियो में हम अपन रक्त वाहिकाएं, रक्त के प्रकार और परिसंचरण तंत्र में हृदय का नामांकित चित्र और उसके कार्य पढ़ने वाले हैं। आपको यह नोट करना है। मिलते हैं अपनी विज्ञान की अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।